मैं फ्रेज की चर्चा तो अगले वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्रेज होता क्या है। बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है कि फ्रेज होता क्या है। आज मैं फ्रेज के प्रकार आपको पढ़ाऊँगा कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिनीशन भी बता देते हैं फ्रेज की। फ्रेज का मतलब जो है वाक्यांश होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ ना निकले, केवल आधे अधूरे निकले, वो फ्रेज होता है। अगर पूरा निकल जाता है तब तो सेंटेंस हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड which does not give complete meanings is called phrase। अगले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं, माई मदर is eating apples इसे ऑन द रोड आ गया। मेरी माता जी जो है ईटिंग खा रही है एप्पल्स, मैंने से ऑन द रोड मैंने छत। तो इसमें माई मदर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सभी लोग जानते हैं। ईटिंग मेन वर्ब है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑन द रूफ क्या है, ये ध्यान देना है। यही ऑन द रूफ फ्रेज है। ऑन द रूफ फ्रेज है, यही फ्रेज है, इसकी चर्चा हो रही है। थोड़ा सा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीना। तो देखिए यहाँ वाटर है, एक वर्ड है, हेड वर्ड है, इसके आगे ए है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग DRINKING, ड्रिंकिंग वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर पानी पीना। यहाँ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, ये फ्रेज बन गया है। इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये ड्रिंकिंग वाटर क्या है भाई, यही फ्रेज है। ये ड्रिंकिंग वाटर फ्रेज है। अगर पूछा जाए कि कौन फ्रेज है भाई, तो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। और यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये पूरा ये जो है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, पूरा का आकर के। चलिए, तो फ्रेज के बारे में बहुत कोई दिक्कत नहीं है। आई विल सेटिस्फाई टू द डिफिनेशन ऑफ फ्रेजेस, क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रेज के प्रकार कितने होते हैं, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में यही चर्चा होगी कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेज 3, 4, 5। पहला है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, इसको हिंदी में संज्ञा वाक्यांश कहते हैं। संज्ञा वाक्यांश ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या है भाई, इसको वर्ब फ्रेज। ये भाई क्या है, इसको एडवर्ब फ्रेज। इसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण
विशेषण वाक्यांश। ये क्या है? क्रिया वाक्यांश। इसका नाम संबंध बोधक वाक्यांश इसको कहते हैं। यही 5 है, 3, 2, 5। मुख्य रूप से ये नाउन को पढ़ना जरूरी है, एडजेक्टिव पढ़ना जरूरी है और ये पढ़ना जरूरी है, एडवर्ब। ये भी हैं हल्के फुल्के, लेकिन ये 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इनका प्रयोग होता है हल्का फुल्का, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले सबसे पहले हम यहाँ नाउन फ्रेज की बात चर्चा होगी। नाउन फ्रेज की मैं चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूँ कि आखिर में नाउन फ्रेज होती कैसे है। देखिए, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं ट्रांसलेशन बनाने में बहुत सहयोग करती हैं, क्योंकि इंग्लिश का मेन चीज़ है ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन नहीं आएगा, अगर ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। आप ना तो क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे, यू विल नॉट राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, यू विल नॉट एबल टू राइट एनी एसेज, लेटर और एनीथिंग। तो ये तमाम जो नियम है, दीज आर रूल्स, दीज आर फ्रेजेस, दिस इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग फ्रेजेस, दैट वी कैन ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश इजीली। इससे फायदा है कि हम ट्रांसलेशन बड़े आराम से बना लेते हैं, और इसका ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं प्रयोग होता है, जरूर फ्रेज आते हैं। कोई ऐसा, अगर आप 100% कहीं से ट्रांसलेशन आ जाए, कोई क्वेश्चन आंसर आ जाए, उसमें कम से कम जो है कहीं ना कहीं 80% तो फ्रेज जरूर मिल जाते हैं। चलिए, आज चर्चा हो जाएगी नाउन फ्रेज की। PHRAS, इसका हिंदी होता है संज्ञा वाक्यांश। यह है क्या? देखिए, इस संज्ञा वाक्यांश है क्या? बड़े आराम से आपको 2 मिनट में समझा देते हैं। थोड़ा सा फोटो देख लीजिए ऐसे। देखिए, इधर नाउन है और इसी नाउन से बनता है नाउन फ्रेज। देखिए भाई, बड़े आराम से जो नाउन आती है भाई, देखिए अकेले आती है, साफ बात है, अकेला वर्ड रहेगा। ये जो नाउन फ्रेज आती है, ये झुंड में आती है। बड़े आराम से समझिए, झुंड में आती है, ये अकेले नहीं आती। कभी भी संख्या इसकी 1 नहीं बल्कि 2 होगी, 3, 4, 2, 3, 4, 5 अनलिमिटेड। इस एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए काऊ है। ये क्या है? काऊ एक नाउन है। काऊ इज ए नाउन, काऊ एक संज्ञा है और ये संज्ञा है। इसी से अगर हम नाउन फ्रेज इसका बनाए, ये हो जाएगा, मान लीजिए लिख दे अटाल काऊ, बस ये फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज। तो ये नाउन फ्रेज बन के तैयार हो गया, क्योंकि इसमें ए आ गया, टाल आ गया और काऊ आ गया। ये काऊ क्या है? हेड वर्ड हो गया, और इसके पहले आगे जितने मॉडिफायर हो गए इसके। तो थोड़ा सा ये बताना आपको जरूरी है कि नाउन फ्रेज के अंदर ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये काऊ है, तो काऊ के पहले भी या काऊ के बाद में भी, मैंने कोई भी वर्ड आ जाए, मान लीजिए कोई नाउन आ जाए, तो इसके पहले भी मॉडिफायर होते हैं, मॉडिफायर। इसके बाद में भी कभी कभी मॉडिफायर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मॉडिफायर में होता क्या है? अरे भाई, बड़े आराम से समझ लीजिए। मॉडिफायर का मतलब विशेषता बतलाने वाले, विशेषता बताने वाले, बताने वाले। इधर भी वही होते हैं, विशेषता बतलाने वाले, बताने वाले होते हैं। बाद में भी आ सकते हैं भाई, फ्रेज तो बाद में भी आ सकता है, लेकिन हाँ, वो नाउन के बाद में ही होगा। हेड तो नाउन ही होगी, नाउन के बाद में भी आ सकता है फ्रेज, नाउन के पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। और जैसे मान लीजिए काऊ है, अगर इसी को हम एक फ्रेज बनाएं तो इसे और भी लिख देंगे तभी फ्रेज हो जाएगा। काऊ लिख दिए तभी ये फ्रेज बन गया, ऐसा नहीं है।
जैसे ही संख्या 2 होगी फ्रेज हो जाएगा। मान लीजिए इसको लिख दिया और ब्लैक काउ, तभी ये फ्रेज बन गया। काउ के पहले लिख करके हमने बना दिया ब्लैक काउ, फ्रेज हो गया। अगर इसको हम काउ के बाद में लिख के बना दें कि अ काउ, ये तो पहले ही है, बाद में अगर लिख के बना दे फ्रेज अ काउ सिटिंग इन द हाउस, घर में बैठी हुई एक गाय इज ईटिंग स्ट्रा, भूसा खा रही है। हम देखिए गाय सिटिंग इन द हाउस, घर में बैठी हुई ये गाय इज ईटिंग खा रही है, स्ट्रा में भूसा, तो घर में बैठी हुई गाय भूसा खा रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये तो हम पहले ही बताए थे कि ये भी आ गया। ऐसे भी कभी कभी फ्रेज हेड वर्ड के पहले भी आ जाते हैं, ये भी प्री मॉडिफायर के रूप में। काउ के बाद में भी मैंने आपको दिखा दिया। सिटिंग माने बैठी हुई, इन माने में, द हाउस माने घर में, तो घर में बैठी हुई एक गाय इज ईटिंग स्ट्रा, भूसा खा रही। तो हम कहने का मतलब ये है मित्रों कि जो फ्रेज होता है वो किसी हेड वर्ड के पहले भी आ सकता है या फिर हेड वर्ड के बाद में भी आ सकता है और सेंटेंस को बड़ा बनाने का काम करता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्रेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रेज? फ्रेज क्या करता है? अरे भाई, किसी सेंटेंस को लंबा बनाने का काम करता है, किसी सेंटेंस को लॉन्ग बनाने का, उसको थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल जानकारी देता है, उसके बारे में बताता है, उसको लंबा बनाने का काम करता है। अब जैसे ये डिटेल दे रहा है कि ये गाय है लेकिन घर में बैठी हुई है, तो पूरा डिटेल देने का काम जो है फ्रेज करता है। मतलब कुल मिला के एक सेंटेंस को जो है कह लीजिए लंबा बनाने का काम, चाहे हेड वर्ड के बारे में कुछ जानकारी देने का काम जो है फ्रेज करता है। फ्रेज कहीं भी आ सकता है, मेन वर्ड के पहले भी आ सकता है, मेन वर्ड के बाद में भी आ सकता है। जैसे दिखा दिया मैंने, काउ सिटिंग इन द हाउस, घर में बैठी हुई एक गाय, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूरा ही बन गया, बड़े आराम से सब्जेक्ट हो गया। यही फ्रेज है, बड़े आराम से समझिए कि फ्रेज है क्या। फ्रेज एक झुंड बन जाता है। हाँ, नाउन का यहाँ तक सवाल है, अगर एक वर्ड है तो नाउन, और डबल हुआ तो नाउन फ्रेज, ट्रिपल हुआ तो नाउन फ्रेज, अगर 4 हो गया तो नाउन फ्रेज। जैसे ही संख्या बढ़ेगी वो फ्रेज का रूप पकड़े। हाँ, तो नाउन फ्रेज को कैसे पहचानेंगे? देखिए, नाउन फ्रेज को पहचानने का तरीका है कि जब भी होगी नाउन फ्रेज वो हमेशा वाक्य में नाउन का ही काम करेगी। ध्यान देना है, जिस तरह से कोई भी नाउन वाक्य में नाउन का काम करती है, मतलब कभी सब्जेक्ट का, कभी ऑब्जेक्ट का, कभी कॉम्प्लीमेंट का, कभी ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का काम करती है, उसी तरह से नाउन फ्रेज माने जो काम नाउन करती है वही काम नाउन फ्रेज करती है। बस अंतर है कि नाउन अकेले होती है, नाउन फ्रेज झुंड में आती है। ध्यान देना है, झुंड में आती है। बस जहाँ देखिए फ्रेज, जहाँ भी देखिएगा मानिएगा कि झुंड में। हाँ, फ्रेज का अंतर, फ्रेज के अंदर की खासियत है कि फ्रेज का मीनिंग नहीं आ पाती है, फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं आ पाती है। बस ये ध्यान देना है, नहीं तो अगर कंप्लीट मीनिंग आ जाए तब तो सेंटेंस हो जाएगा। चलिए, तो मैं आपको दिखा दिया नाउन फ्रेज के बारे में। थोड़ा सा और एग्जांपल दिखाते हैं कि नाउन फ्रेज किस तरह से जो है सब्जेक्ट का काम करते हैं। पहला हम दिखाते हैं नाउन फ्रेज कर्ता का काम कैसे करती है, कर्ता के रूप में आती है कैसे, सब्जेक्ट के रूप में कैसे आती है भाई, दिखाते हैं हम आपको। जैसे सब्जेक्ट के रूप में भी हम आपको बड़े आराम से दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि रात में दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। रात में दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चलिए, अब देखिए सेंटेंस को बनाना है, कैसे बनेगा। इसमें कहीं ना कहीं नाउन फ्रेज का काम है। रात में दूध पीना, तो इसको पहले बनाएंगे। बस है वाली अंग्रेजी तो पहले लिख ही देंगे, इज हो ही जाएगी।
लेकिन इसको पहले लिखना है। ये जो देख रहे हैं इसकी तो बाद में लिखा जाएगा अंग्रेजी। और देखिए रात में दूध पीना, ये हो जाएगा दूध पीना। तो पीना का हो जाएगा ड्रिंक नहीं बल्कि ड्रिंकिंग, क्योंकि ड्रिंक नहीं लिख सकते क्योंकि ये जीरण का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, पीना आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि ड्रिंक लिख देंगे, यहाँ ड्रिंकिंग जीरण का प्रयोग करना है और जीरण नाउन का काम करती है, ध्यान देना है। ड्रिंकिंग जीरण होता है क्या है, थोड़ा वर्ब मेन वर्ब के अंत में जब हम आईएनजी लगा देते हैं, जब याद कर लीजिए मित्रों, जब हम मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ड जो है वो वर्ब जीरण बन जाती है, उसका अर्थ ना और ने से आता है। तो ड्रिंकिंग, उसके बाद पीना, ड्रिंकिंग, उसके बाद लिखेंगे इधर से उल्टा लिखेंगे ड्रिंकिंग मिल्क, फिर लिखेंगे एट नाइट, ये हो जाएगा रात में दूध पीना। अब लिखेंगे लाभदायक है, इज यूजफुल माने लाभदायक है, चाहे बेनिफिशियल, बेनिफिशियल लाभदायक है, यूजफुल है चाहे बेनिफिशियल है, स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। इसमें नाउन क्लास सॉरी कह रहे हैं, नाउन फ्रेज है क्या, ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट, यही नाउन फ्रेज है मित्रों, यही नाउन फ्रेज है। देखिए इतना बड़ा जो है यहाँ जो मिल्क है, ये जो मिल्क है यही जो है हेड नाउन है, इसके पहले आ करके और इसके बाद में आकर के ये जो है एक तरह से मॉडिफाई का काम कर रहा है, इसके पहले भी कुछ वर्ड इसके बाद में कुछ वर्ड, मतलब रात में दूध पीना। देखिए पूरा शब्द एक साथ मिल करके जो है रात में दूध पीना, ये जो है नाउन फ्रेज बन गया है, सब्जेक्ट का काम कर रही है सेंटेंस में नाउन फ्रेज। अगर कोई भी एक वर्ड रहता तब तो नाउन हो जाती, लेकिन इसमें मिल्क है, मिल्क के पहले ड्रिंकिंग है, फिर यहाँ एट नाइट है, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक झुंड हो गया, एक सब्जेक्ट की कंपनी हो गई है। अब इसमें नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट का रोल कर रही है। मित्रों याद कर लीजिए, नाउन फ्रेज यहाँ से यहाँ तक बड़े आराम समझ में आ गया होगा। और मैं फिर आगे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे बहुत से नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, और मैं दिखा देता हूँ, इसका एक और प्रयोग दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करती है, आई लाइक प्लेइंग टेनिस, आई लाइक प्लेइंग टेनिस। और देखिए प्लेइंग टेनिस क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, आई लाइक प्लेइंग टेनिस, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का आई लाइक प्लेइंग टेनिस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ नाउन फ्रेज एक दो वर्ड से मिल करके नाउन फ्रेज हो गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और है जिससे हो गया सी हेट्स टेकिंग वाइन, और यहाँ टेकिंग वाइन क्या है, ये नाउन फ्रेज है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ये नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आई है, ये ध्यान देना है। जैसे माई फ्रेंड मेरा मित्र रिफ्यूज्ड टू गो टू इलाहाबाद या प्रयागराज, मेरा मित्र जो है इलाहाबाद जाने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ रिफ्यूज के बाद गो टू आया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, नाउन फ्रेज। यहाँ एक गो है, गो है, टू है, इलाहाबाद है, इसमें कई वर्ड आए हैं, वर्ड मिलकर के नाउन फ्रेज बन गए हैं, ये पूरा फ्रेज है। और बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि माई फ्रेंड क्या है, तो भाई तो सब्जेक्ट है, सब जानते हैं, बड़े आम, आप शुरू से ही जानते हैं कि भाई सब्जेक्ट है, जो कार्य में सेंटेंस में जो कार्य व्यक्ति कर रहा है वो सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, रिफ्यूज वर्ब है, तो बाकी सब है क्या। अरे भाई
तो मेन वर्ब के बाद जो शब्द का जो समूह आता है और सेंटेंस को जो लंबा बनाता है वो फ्रेज ही ना होता है। ये तो बात बच्चे जान नहीं पाते हैं, मित्र जो है जान नहीं पाते हैं। ये तमाम जो प्लेइंग टेनिस है, टेकिंग वाइन है, टू गो टू इलाहाबाद, ये क्या है? ये फ्रेज ही है। सेंटेंस को लंबा बनाने का काम फ्रेज ही करते हैं। कभी सब्जेक्ट के रूप में, ये जो नाउन फ्रेज आती है, कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आती है, कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में आती है। सेंटेंस को कुल मिलाकर के फ्रेज लंबा बनाने का काम करते हैं। जहाँ तक नाउन फ्रेज का सवाल है, नाउन फ्रेज वाक्य में जो है एक तरह से संज्ञा का ही काम करती है, कभी सब्जेक्ट का, कभी ऑब्जेक्ट का। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा नाउन फ्रेज। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बता देता हूँ। एडजेक्टिव फ्रेज है क्या? एडजेक्टिव फ्रेज इसी पर खत्म कर देते हैं। इसको कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, विशेषण वाक्यांश। ये क्या है? अरे भाई बड़े आराम से समझिए, सभी बच्चे जानते हैं शुरू से ही कि एडजेक्टिव जो काम एडजेक्टिव करती है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज करती है। अंतर है कि एडजेक्टिव अकेले होती है, एडजेक्टिव फ्रेज झुंड में होती है। जिस तरह से आप लोग नाउन को जाने कि नाउन अकेले होती है, नाउन फ्रेज झुंड में आती है, उसी तरह से जो है एडजेक्टिव अकेले होती है। और जब वही अकेले से जब कुल मिलाकर के दो अकेले होती है, मैंने कहने का मतलब जब उसकी संख्या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, तो जा करके वो फ्रेज हो जाता है। जैसे एडजेक्टिव के बारे में डिफिनेशन बनाने की आवश्यकता है, ये नहीं, आप जानते ही हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव की परिभाषा होती है कि वह शब्द जो किसी नाम या प्रोनाउन की विशेषता बतला एडजेक्टिव है। इंग्लिश में द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, जैसे कि एडजेक्टिव एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए एडजेक्टिव है, सभी लोग जानते हैं एडजेक्टिव। जैसे ब्लैक है, ब्लैक एडजेक्टिव है। वाइट एडजेक्टिव है, फैट एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, काला, सफ़ेद, मोटा, धनी, अच्छा, ये सब एडजेक्टिव है। अब इसी का अगर फ्रेज बनाना है, एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आ जाते हैं। कैसे? जिससे ब्लैक मान लीजिए एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में अगर इसी को बनाना है, जिसे कहा जाए दिस इज ए ब्लैक काउ, यह काली गाय है, मान लीजिए। एग्जाम्पल है, समझा देते हैं आपको। जैसे दिस इज ए ब्लैक काउ, एडजेक्टिव फ्रेज हम दिखा रहे हैं आपको। एडजेक्टिव फ्रेज अभी नहीं है, अभी तो यहाँ एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम फ्रेज बना के दिखाते हैं। फ्रेज बना के कैसे? दिस इज ए ब्लैक काउ, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज ए काउ विथ अ ब्लैक स्किन। यह गाय है काली चमड़ी वाली। अब ये पूरा जो है फ्रेज हो गया, अब एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। देखिए, दिस इज ए ब्लैक काउ, ये काली गाय है। दिस इज ए काउ विथ अ ब्लैक स्किन, ये गाय है वो भी काली चमड़ी वाली। तो जब यहाँ पर थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, इसको विथ ब्लैक स्किन कर दिया, तो यही फ्रेज हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर कह दें कि दिस इज ए ब्लैक काउ, तो ब्लैक एडजेक्टिव है। अगर इसी को फ्रेज वाली स्टाइल में अगर हम बोलें, एडजेक्टिव फ्रेज वाली स्टाइल में बनाकर, तो दिस इज ए काउ विथ ब्लैक स्किन, यह काली चमड़ी वाली गाय है, मतलब कुल मिलाकर एक काली गाय है। बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। इसे कहा जाए, और भी एग्जाम्पल समझा देते हैं, इसके अलावा भी देख करके एडजेक्टिव फ्रेज बड़े आराम समझ में आ जाएगा। इसे कहा जाए
वेल्दी मैन। जयराम एक धनी आदमी है, जयराम एक धनी आदमी है। तो यहाँ पर वेल्दी जो आया है तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। जयराम एक धनी आदमी है, लेकिन इसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज में अगर बोलें, एडजेक्टिव फ्रेज हम समझा रहे हैं मित्रों, अगर एडजेक्टिव फ्रेज बना के बोलें तो जैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज की बात होगी मामला झुंड हो जाएगा। क्योंकि मैं बोला हूँ बार बार आपको कि फ्रेज का जहाँ भी नाम आए आपको दिमाग में होना चाहिए कि फ्रेज अच्छा वो झुंड वाला मामला है। झुंड वाला मतलब शब्दों का झुंड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, चाहे नाउन फ्रेज हो, एडजेक्टिव, कोई भी फ्रेज हो, जहाँ फ्रेज की बात आए समझिए झुंड हो, लेकिन उस झुंड का कोई फुल मीनिंग नहीं आता है। देखिए जैसे इसी को अगर बनाए एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में, जयराम इज अ मैन ऑफ वेल्थ। अब देखिए पूरा फ्रेज हो गया, जयराम इज अ मैन ऑफ वेल्थ। अब यह पूरा जो है एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसमें ये आ गया और मैन आ गया, ऑफ आ गया, वेल्थ आ गया, 1 2 3 4 हो गया। अब ये पूरा फ्रेज हो गया। इसी बात को हम फ्रेज के रूप में भी कर सकते हैं। जयराम इज अ मैन ऑफ वेल्थ, धन संपत्ति वाला आदमी। जयराम एक धन संपत्ति वाला आदमी है, मतलब जयराम एक धनी आदमी, सेंस वही कह रहा है। इसमें कि जयराम इज वेल्दी मैन, इसमें कह रहा है कि जयराम एक धनी आदमी है। इसमें कह दिया कि जयराम एक धन संपत्ति वाला आदमी है, मतलब धनी आदमी है। यही सब चीजें हैं। इस और एग्जाम्पल है, जैसे द मजिस्ट्रेट वाज ए काइंड मैन। अब देखिए काइंड आ गया, मजिस्ट्रेट एक दयालु आदमी था। ये काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। लेकिन इसी को अगर हम फ्रेज बनाएं तो क्या बना के बोलेंगे? द मजिस्ट्रेट was a man of kind nature. Magistrate was a man of kind nature. इसको ऐसे बना दिए। अब यहाँ से मैन ऑफ काइंड नेचर ये पूरा भाव जो है काइंड को दे रहा है, मैन ऑफ काइंड नेचर। अब यहाँ पर पूरा जो है इसको बड़े आराम से जो है क्वालिफाई कर दे रहा है। ये पूरा इसको क्वालिफाई कर रहा था। तो यहाँ काइंड क्या है? अकेला वर्ड है, और यहाँ पर जो है जो ये तबाह है झुंड वाले हैं, ये झुंड वाले हैं। तो फ्रेज का मतलब हमेशा झुंड हो जाता है। सेंटेंस में जो फ्रेज होते हैं ऐसे भी जो है सेंटेंस को बनाकर लिखा जा सकता है। इससे एडवांटेज है कि हम ट्रांसलेशन में भी कैन यूज फ्रेज मेकिंग ट्रांसलेशंस, एंड इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े आराम से बना लेते हैं। तो याद रख लीजिए एडजेक्टिव जो फ्रेज होता है, मतलब जो काम एडजेक्टिव करती है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज करता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, इन द सेम वे एडजेक्टिव फ्रेज इज आल्सो क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज? एडजेक्टिव इज सिंगल but adjective phrase is a group of words. This is the basic difference between adjective and adjective phrases. ये हो गया आपका। जैसे हो गया, जैसे और मैं दिखा रहा हूँ, I was looking smiling face. I was looking a smiling face. मैं एक स्माइलिंग फेस देख रहा था। I was looking और स्माइलिंग फेस, मैं एक स्माइलिंग फेस देख रहा था। अब देखिए यहाँ पर
लेकिन इसमें क्या है, स्माइलिंग फेस। वैसे तो फ्रेज रूप में आ गया है, वैसे कोई एग्जाम्पल नहीं बढ़िया मिल पाया। आई वाज लुकिंग स्माइलिंग फेस, मैं एक स्माइलिंग फेस को देख रहा था। यहाँ पर जो है यहाँ पर एक वर्ड ना आकर के जो है ये पूरा फ्रेज के रूप में आ गया है, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आ गया है। तो इस तरह से आप जो है आप लोगों को एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल की बहुत कोई आवश्यकता नहीं है। एडजेक्टिव फ्रेज से आप सेटिस्फाई होंगे। फिर हम आपको जो है तो आज तो मैं आपको सेटिस्फाई कर दिया नॉन फ्रेज और एडजेक्टिव, लेकिन अगले वीडियो में हम एडवर्ब और बाकी जो फ्रेज बच रहे हैं उनको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल और एडवर्ब प्रीपोजिशनल और वर्ब फ्रेज। इसके बाद इस तरह से यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।